वो रेप का जो विचार मन में आता है ना, वो एकदम से नहीं आता है। कोई रेप होता है तो कोई ना कोई नेता या फिर कोई भी लोग बहुत सारी टिप्पणियां देते हैं कि उसके कपड़े ऐसे थे, या फिर वो गलत समय पर बाहर थी, गलत लोगों के साथ बाहर थी, या वो नशे में थी। वैसे तो ये हमारा रोना चीखना हो गया हर बार का कि जैसे ही कोई ऐसा रेप केस होता है तो लेकर मोमबत्तियां निकल पड़ते। सबसे पहले तो इन मोमबत्तियों को फेंकना पड़ेगा, तलवारें ले लेकर निकलो। भाई मुझे ऐसे लगता है इसके बाद पीछे पड़ जाओ। सरकार क्या कर लेगी जब 200 लड़के तलवार लेकर निकलेंगे उसके पीछे, क्या कर लेगी? क्या कभी कोई ऐसी घटना हुई है जहाँ पे आपको अनसेफ महसूस हुआ हो? एक पॉडकास्ट में हुआ था, सच बताऊं तो। आप रिलेशनशिप्स के बारे में क्या सोचते हैं? अरेंज मैरिज तो आज के टाइम में सेफ ही नहीं है। आम जीवन में एक महिला के साथ क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो उन्हें अनसेफ महसूस कराती हैं? तो घर को घर बनाए रखना एक नारी का काम है। नमस्ते सभी को, मेरा नाम है दीक्षांत पिलानिया। वेलकम टू इंडियाज मोस्ट वर्सेटाइल पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं मीनाक्षी शेरावत जी। कैसे हैं? नमस्ते, मैं बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा, और आपसे मिलके और अच्छा। आपकी पॉजिटिव वाइब्स जो हम फील कर पा रहे हैं। थैंक यू। आपके जीवन का मकसद क्या है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि आपकी उम्र है केवल 23 साल, और आपका अगर सोशल मीडिया पे या फिर जो भी लोग आपको फॉलो करते हैं, आप बातें बड़ी गंभीर करती हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, धर्म के बारे में। ऐसा क्यों? ऐसा कोई मकसद ऐसे निश्चित नहीं है कि मुझे ये करना है या यहाँ जाना है या ये बनाना है या ये करना है, ऐसा कोई निश्चित है नहीं। किंतु बस मैं जो भी कर रही हूँ वो एक धर्म के रास्ते पर हो, एक सनातन धर्म, वैदिक धर्म के रास्ते पर। जो भी मैं कर रही हूँ वो सनातन धर्म के लिए करूँ, अच्छा करूँ, किसी का बुरा ना करूँ, बस इतना चाह रही हूँ अभी। और बाकी मेरा छोटा सा एक ये सपना है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो भारत से विलुप्त हो चुकी है उसको दोबारा से भारत में लाया जाए, किसी भी तरीके से लाया जाए। गुरुकुल ना बने कोई बात नहीं, जिस स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में या कहीं भी हम पढ़ रहे हैं, जिस भी शिक्षण स्थान पर हम पढ़ रहे हैं, वहाँ पर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का थोड़ा अंश ही क्यों ना पर लागू किया ही जाए। ये पढ़ाई ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये पढ़ाई नहीं पढ़ाई जा रही है, इसलिए हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, वो धर्म से दूर होती जा रही है। आजकल आप किसी भी मुस्लिम के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनसे आप पूछेंगे कि एक आयत सुना दो, वो तुरंत सुना देगा। लेकिन वहीं हिंदू धर्म के जो बच्चे हैं, जो सनातन धर्म में जो बच्चे हैं, अभी आने वाली जो पीढ़ी है, जो सनातन धर्म की नव युवा पीढ़ी बनेगी, आने वाली पीढ़ी है, उसको भगवत गीता का आप एक श्लोक पूछ लो, उसको नहीं पता होगा। भगवत गीता का श्लोक क्या, उसको ये पूछ लो कि हमारे धर्म ग्रंथ कितने हैं, उसको पूछ लो कि भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं, उसको इतना भी नहीं पता होगा। उसको जितना घर में सिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, सिर्फ वो उतना ही कर रहा है। और आजकल तो घर में थोड़ा भी नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि थोड़ा भी बच्चा इस तरफ चला गया तो कहीं पंडित पुजारी या सनातन धर्म के किसी भी ऐसी चीज़ में घुस ना जाए कि हमें हमारा बच्चा वापस ना मिले करके। ये तो जो लोग सोचते हैं कि इससे ये नुकसान है, इसके फ़ायदे क्या हैं असलियत में? आप देखिए, एक जो बच्चा, जैसे एक 3 साल का बच्चा, अब तो 5 साल का हो गया है, भागवत, वो 5 साल का बच्चा भागवत, आप उसके पास जाइए और उससे थोड़ी बात कीजिए, आपको अपने आप लगेगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं। वो बच्चा भगवत गीता के श्लोक बोलता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। कभी मतलब एक आजकल जो बच्चे एक्सीडेंटली जो पैदा हो रहे हैं, मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि हमारे 16 संस्कारों में एक संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। यदि उससे बच्चा, गर्भाधान संस्कार से बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, तो उसका अलावा जो भी बच्चा पैदा होता है उसको एक्सीडेंटली चाइल्ड ही कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार। मैंने यही बोलना चाहा है कि बच्चा आप गर्भाधान संस्कार से नहीं पैदा कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन जब बच्चा पैदा हो गया है उसके बाद आप उसको कैसे संस्कार दे रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप उस 5 साल के बच्चे के पास जाकर बैठिए, थोड़ी देर बात कीजिए, तो आपको समझ जाएगा कि वो बच्चा कितना पॉजिटिव है। मतलब वो कभी इधर उधर मतलब बेकार के खेल कूद ना करना, हमेशा कृष्णा की बातें करना, हमेशा भगवान के बारे में बात करना, गीता के श्लोक बोलना, इतना पॉजिटिव उस बच्चे के पास जाकर लगता है। उसके माता पिता नहीं सोच रहे होंगे कि हमारा एकलौता लड़का है कि वो कहीं साधु संत ना बन जाए, क्योंकि हमारे भीतर ये मानसिकता आ चुकी है। किसी मुस्लिम का बच्चा यदि कोई संत फकीर बनेगा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे ही कोई चर्च में जाकर कोई बच्चा
प्रिस्ट बन गया तो उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो अच्छी चीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चा अगर साधु संत बन गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरा मतलब है कि बच्चा बहुत पॉजिटिव रहता है उसको, और ये ना सिर्फ सोचने की बात है कि बच्चा साधु संत बन जाएगा, आप एकाग्र हो जाता है बच्चा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो ये साधु संत आप विचार ही कर रहे हैं केवल, लेकिन जो बच्चा इस सबको पढ़ने लग गया और जानने लग गया ना, वो ऐसा नहीं है कि वो भूखा मरेगा या कुछ नहीं कर पाएगा या सिर्फ साधु संत करने ऐसा बन जाएगा, पंडिताई करने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। कॉन्वेंट स्कूल से बच्चा पढ़कर कुछ करे या ना करे, लेकिन एक गुरुकुल से पढ़कर या एक ऐसे संस्कृति में जन्म लेने वाला या ऐसे संस्कार सीखने वाला बच्चा जरूर कुछ ना कुछ करेगा ही कर। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल सिर्फ लड़कियों को ऐसा सिखाया जा रहा है कि आप ऐसा करो, पूजा पाठ करो, लड़कियों को ज़्यादा बोला जाता है। और ये है भी कि आपको यही देखने को मिलेगा कि लड़कियां ही ज़्यादातर मंदिर जा रही हैं, सोमवार का व्रत कर रही हैं या पूजा पाठ कर रही हैं, लड़के नहीं करते हैं। आप उनको भी सिखाओ तो फिर आगे जाके ऐसे क्राइम्स नहीं होंगे। तो दोनों को इक्वल सिखाया जाए, उसकी वजह से ही आगे जाके क्राइम हो रहे हैं। कोई लड़की तो नहीं छेड़ रही है किसी को चौराहे पर जाकर किसी लड़के को, लड़के ही छेड़ने जा रहे हैं ना। और वो एंड स्टेज है रेप में, मुझे लगता है वो एंड स्टेज है। वो शुरुआत तो वहीं से हो रही है ना। आपने पहले संस्कार ही नहीं डाले ना उस प्रकार के, आपने शुरू ही नहीं करा, आपने इंजेक्शन ही नहीं डाला, तो वो तो करेगा ही। वो एंड स्टेज था। संस्कार देने थे कि हर आयु में, मतलब हर आयु में, जैसे 10 साल के बच्चे को जो सिखाया जाता है वो आप 20 साल के बच्चे को नहीं सिखाओगे, लेकिन 10 साल के बच्चे को जो सिखाया जाना चाहिए आपने वो भी नहीं सिखाया। तो हर स्टेज पर जाकर, हर आयु के टाइम पर कौन से संस्कार हमें अपने बच्चे में डालने हैं, हमें अपने बच्चे को देने हैं, वो ध्यान में रहे तो वो एंड स्टेज होगी नहीं कभी। वो रेप का जो विचार मन में आता है ना, वो एकदम से नहीं आता है, वो बचपन से ही पनपता है, कहीं ना कहीं से वो सीखता है उस चीज़ को। तो लास्ट है, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने संस्कार नहीं डाले, आपने कभी फोन चेक नहीं करा उसका, इसीलिए वो एंड स्टेज पर पहुंच जाता है। हमने रेप के बारे में बात करी। जब भी कोई रेप होता है तो कोई ना कोई नेता या फिर कोई भी लोग बहुत सारी टिप्पणियां देते हैं कि उसके कपड़े ऐसे थे, या फिर वो गलत समय पर बाहर थी, गलत लोगों के साथ बाहर थी, या वो नशे में थी। एक लड़की को हमेशा लगता है, ऐसा हो चुका है, एक लड़की को हमेशा ऐसा लगता है कि एक मर्द जब एक पुरुष उसके साथ रहेगा तो शायद उसके साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन ये गलत फहमी है। ना तो हर एक क्षण आपके साथ कोई रह सकता है, ना ही ये ज़रूरी है कि आपके साथ कोई होगा तो कुछ नहीं होगा। अगर आपके साथ कुछ गलत होना होगा तो एक पुरुष भी साथ होगा तो भी हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो कुछ हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी टाइम इतना खराब है और मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आगे बदल जाएगा या आगे सही हो जाएगा। आज किसी को सज़ा मिली या नहीं मिली, मिल भी जाएगी तो आगे नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ज़रूरी है ही नहीं। आगे और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों? अब नेता क्या कह रहे हैं और लोग क्या टिप्पणी कर रहे हैं, उनको सज़ा मिली या नहीं मिली, कैंडल मार्च निकाला। वैसे तो ये हमारा रोना झीकना हो गया हर बार का कि जैसे ही कोई ऐसा रेप केस होता है तो लेकर मोमबत्तियाँ निकल पड़ते। सबसे पहले तो इन मोमबत्तियों को फेंकना पड़ेगा, क्योंकि आप मोमबत्ती लेकर निकल जाते हो, 2-3 दिन अच्छा सा प्रदर्शन होता है, उसके बाद खत्म सब कुछ। सबको पता है कि ऐसा कुछ होगा तो मोमबत्तियां ले लेकर निकल जाएंगे। नहीं, तलवारें ले लेकर निकलो भाई। मुझे ऐसे लगता है इसके बाद पीछे पड़ जाओ। सरकार क्या कर लेगी जब 200 लड़के तलवार लेकर निकलेंगे, उसके पीछे क्या कर लेगी? मैं मतलब ये एक चीज मैं बोल रही हूँ कि लड़कियों को ये होना चाहिए कि अब हमारी रक्षा करने के लिए कोई पुरुष नहीं आने वाला है, खुद रक्षा करनी पड़ेगी। और मैं कहती हूँ कि जो जिस प्रकार का हम विचार बना लेते हैं ना, उसी प्रकार के हम बन जाते हैं। जैसे आपने विचार बनाया कि अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं सिर्फ सच बोलूंगा, तो आपको अपने आप फील होगा कि आप पॉजिटिव हो रहे हो, आपको पॉजिटिव फील होगा। आपको लगेगा अब मैं थोड़ा सा शांत रहने लग गया हूं क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। एक सकारात्मक आपने परिवर्तन अपने भीतर किया तो आपकी विचार, आप खुद ऐसे बन गए हो, है ना, आपका ऑरा अच्छा सा होने लग जाए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप जैसा विचार करते हो आप वैसे ही बन जाते हो। क्योंकि लड़कियों ने ये विचार कर लिया कि हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो निर्बल हैं, दुर्बल हैं, क्योंकि ये समाज हमें ऐसा बोलता आ रहा है कि आप निर्बल हो, दुर्बल हो, इसलिए मैं निर्बल हूं, दुर्बल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूं। ये विचार ही हमें कमजोर बना देता है। आप विचार कीजिए कि मैं निर्बल नहीं हूं, दुर्बल नहीं हूं, मेरे में इतनी शक्ति है कि वो भी अकेला ही है, मैं भी हो सकता है वो थोड़ा हट्टा कट्टा हो, थोड़ा हार्ड मास तो मेरे पास भी है ना, तो मैं कुछ करूं। और वहां कुछ चांसेस होते हैं आप शायद कुछ कर लो।
मतलब एक तो ये चांसेस है, एक तो 0% चांस है कि आपने हार मान ली कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, वहां तो 0% चांस है आपके जीतने के। और एक आपने ये विचार कर लिया मैं कुछ तो करके ही रहूंगी, या मेरा कोई भी हाथ पैर कुछ भी चले मैं कुछ तो करके ही रहूंगी, तो वहां 1-2% चांसेस तो हैं आपके जीतने के। आप ना जीतो लेकिन आप लड़े तो सही ना। इसलिए मेरे को एक श्रद्धा जी की 2 लाइनें याद आती हैं कि गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी क्यों पल पल नीर बहाती हो। मतलब गुड़िया जैसे शौक होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गुड़िया जैसा बन जाना बुरी बात है। और वीर प्रसूता मतलब आप अपने भारत की वीर वीरांगनाओं को भूल जाती हो। आप भूल जाते हो कि भारतवर्ष में नारियों ने इतिहास में क्या क्या किया है। आप भूल जाते हो दुर्गावती, चिन्नम्मा, दुर्गाबाई, आप इन सबको भूल जाते हो, महारानी पद्मिनी, आप इन सबको भूल जाते हो। उसके बाद भी गुड़िया जैसी बन जाती हो। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ कि गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी क्यों पल पल नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो। तुम कलिका हो इस उपवन की, तुम कलिका हो इस उपवन की सुकोमलता पर टोक नहीं, तुम कलिका हो इस उपवन की सुकोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु नचाती धारों पे। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ क्या तलवार बिना रूप अपूर्ण नहीं होता। आप विचार कीजिए, बहुत सुंदर, कि मैं ये नहीं कह रही हूं कि श्रृंगार नहीं करना चाहिए, श्रृंगार एक नारी का गहना होता है, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता है कि हमारे पास एक तलवार भी होनी चाहिए। रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम स्वयं चीर बचा लो कृष्ण कहां तक आएंगे। हमने ये विचार बना लिया है कि कोई ना कोई हमें बचाने के लिए आ जाएगा, कोई ना कोई कृष्ण हमारे पास उपलब्ध होगा, कहीं ना कहीं से कल की अवतार लेकर कृष्ण आ जाएंगे और हमें बचा लेंगे। ये विचार जब हमारे भीतर आ जाते हैं तो उतने ही हम कमजोर बनते जाते हैं। इसीलिए अपने श्रृंगार के साथ साथ आपके पास अपने बचाव के लिए क्या क्या है ये भी आप विचार करो। आप श्रृंगार करती हो तो बहुत सुंदर लगती हो, लेकिन उसी श्रृंगार के साथ साथ जब आपके पर्स में परफ्यूम, लिपस्टिक ये सब होती है, तो आपके पर्स में वहाँ एक छुरा भी होना चाहिए, वहाँ वो पेपर स्प्रे आता है वो भी होना चाहिए आपके पास। आपके पास अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय आपके पास होने चाहिए। आपके पास रहते हैं कुछ? हाँ, मेरे पास एक चाकू रहता है, अभी एयरपोर्ट पे वो निकलवा लिया था रिसेंटली, वो तो एयरपोर्ट पे निकलवा लिया था। पर आप जितना ट्रैवल करते हैं, जितने शहरों में प्रोग्राम के लिए जाते हैं और भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, क्या कभी कोई ऐसी घटना हुई है जहाँ पे आपको अनसेफ महसूस हुआ हो? एक पॉडकास्ट में हुआ था, सच बताऊं तो एक पॉडकास्ट में ऐसे कि मुझे बुलाया था उन्होंने और मेरे पास उस दिन कोई उपलब्ध नहीं था कि मैं किसी को साथ ले जा सकूं। वैसे मेरे को ऐसा लगता है कि कोई साथ रहता है कि हिम्मत रहती है ना, ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर ना हो इन केस, एक लड़के के साथ भी एक लड़का रहता है तो भी हिम्मत रहती है। हाँ, और दूसरा इन केस आपके पास नहीं है कोई, तो उसमें आपकी हिम्मत किस तरीके से काम करती है वो है। तो मेरे पास उस दिन कोई उपलब्ध नहीं था, तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं खुद देकर आ जाती हूँ। चली गई मैं, लेकिन बहुत वाइब्स बहुत ख़राब थी, तो मैं बहुत देर बैठ, वैसे तो कुछ हुआ नहीं, किंतु पर मेरे दिमाग में विचार बन रहे थे, अगर ऐसा हो गया ऐसा कर दूंगी, ऐसा हो गया ऐसा कर दूंगी, और मैं ज़्यादा देर बैठी नहीं वहाँ पे। मतलब मैंने कहा कि मतलब अभी मुझे लगता है कि आधा घंटा हो गया, तो मुझे लगता है अब हमें ख़त्म करना चाहिए करके। तो उसने कहा ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो कर देते हैं, आप कहीं आपके लिए कुछ मंगा दूँ खा। मैंने कुछ नहीं खाया वहाँ पे, तो मुझे थोड़ा डर था। इसके पीछे कोई कारण था क्या? वो जगह ऐसी थी या जगह भी और उस व्यक्ति की वाइब्स भी मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी। मतलब हो जाता है कभी कभी, आपको हो सकता है उसके मन में कुछ ना हो, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन आपको तो अपने मन में विचार बनाना ही पड़ेगा ना। अगर हो गया तो, अगर ये हुआ तो विचार बनाकर रखने चाहिए। तो आपके हाथ में है, अगर आप नहीं सोचोगे तो कौन? हाँ, कि मैंने इसलिए भी कुछ नहीं खाया कि क्या पता इसमें कुछ ना हो। मेरे विचार ये स्वाभाविक हैं, जैसा हम वातावरण देख रहे हैं तो वो विचार स्वाभाविक हैं कि हो सकता है ऐसा। वो ढाल आपके ऊपर आ गई। हाँ, तो मैं ये विचार मैंने कर लिया, तो मैं वहाँ जल्दी निकल गई, मैंने कुछ खाया भी नहीं, मैंने पानी भी नहीं पिया,
तो खैर वो भी अनकंफर्टेबल हो गया, तो हो सकता है कि उसके मन में कोई विचार ना हो, लेकिन भाई मैं कुछ कर नहीं सकती इसमें, सॉरी। आपको अपनी वाइफ, क्योंकि आप किस प्रकार का प्रेजेंटेशन दूसरे के सामने करते हो ये बहुत मैटर करता है। आपका व्यवहार दूसरे के सामने फर्स्ट मीटिंग में कैसा है ये बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अभी वो क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम से पहुंच गई और उसको टाइम की फिक्र नहीं थी, तो वो नहाया भी नहीं था। वो मुझे लेने के लिए आ गया कि भाई, मैंने कहा मेरे लिए गाड़ी, तो मैं ही आ जाता हूँ लेने के लिए। और उसने निक्कर पहना हुआ, टी शर्ट पहनी हुई, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब मैं तो कहीं ऐसे नहीं गई हूँ, अब उसके हिसाब से तो वो जाता, फिर नहाता, फिर कपड़े चेंज करके आता, मुझे नहीं अच्छा लगा फिर। तो ये था। तो मैं ये कहती हूँ कि आप फर्स्ट इम्प्रेशन किस प्रकार का डाल रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी वाइफ्स कैसी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ना आपकी वाइफ्स ऐसे भी खराब हो सकती हैं, कैसे कि आप लेट उठते हो, बहुत लेट नहा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, कभी अनप्रोफेशनल भी हो गया। हाँ, अनप्रोफेशनल तो ऑब्वियसली था, लेकिन ये इससे एक व्यवहार का भी पता लग रहा है कि सामने वाला कितना केयरलेस है और कितना अव्यवहारिक है, मतलब नहीं सूट हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक महिला हैं जो सफ़र भी करती हैं, तो एक आम जीवन में एक महिला के साथ क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें अनसेफ महसूस कराती हैं? मान लो किसी के, जैसे आपने बताया कि ज़रूरी नहीं है उसके मन में ऐसा कुछ हो, पर उसने आपको अनसेफ महसूस कराया, जो भी एक तरीके से गलत है। तो जो हमारे देखने वाले जो लड़के हैं या फिर जो भी आम लोग हैं, उन्हें पता तो चले कि क्या चीज़ें हैं जो लड़कियों को अनसेफ महसूस कराती हैं। हाँ बिल्कुल। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप कितने प्रोफेशनल उनके सामने हो। जब कोई ना बहुत अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर एकदम वरिड रहता है ना कि मुझे अनप्रोफेशनल नहीं होना है, वो लड़कियों को अच्छा लगता है कि कहीं अनप्रोफेशनलिटी नहीं है इसके भीतर, ये बहुत प्रोफेशनल है अपने काम को लेकर, जो एक अपने काम को लेकर एकाग्र। लड़कों को लगता है कि लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद हो गए शायद कि वो जो उनके आगे पीछे घूमते हैं, जो उनको, मैं तो अपना बता रही हूँ, मुझे और लड़कियों को तो नहीं पता है, पर मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे टाइप की कोई लड़कियाँ होंगी या ऑलमोस्ट लड़कियाँ, क्योंकि मैंने अपने घर में देखी हैं, अपनी फ्रेंड्स देखी हैं, मैं उनके विचार भी इकट्ठा करके यहाँ बोल रही हूँ। तो लड़कों को लगता है कि उनके आगे पीछे घूमना, गिफ्ट्स देना, इधर उधर ले जाना, उनको टाइम वो ना आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगेगी, मतलब अभी कि ये तो इधर ही है, ऐसा ही है, इधर ही नहीं है, ऐसा ही है। क्योंकि लड़कियों को ना एक मन में रहता है हमेशा अपने फ्यूचर को लेकर, एक फ्यूचर को लेकर रहता है अपने लड़कियों को मन में कि मतलब अगर मेरा फ्यूचर भी इसके साथ में प्लान करूं तो फिर मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। और तुम उनके आगे पीछे घूम रहे हो और तुम उनका बाबू शोना कर रहे हो, तुम उनको गिफ्ट्स ला कर दे रहे हो, इधर चलो उधर चलो, इधर चलें क्या उधर, तुम बहुत नॉर्मल हो गए हो उनके लिए और तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हें बहुत अच्छा समझ रही है। उसको सिर्फ ये चिंता है कि ये करेगा क्या, ये करता क्या है, ये मैं अपने माता पिता को क्या बताऊंगी। तो एक लड़के का जिम्मेदार जब दिखता है एक लड़का तो लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है, और ये जिम्मेदारी में नहीं आया। ये तो उन लोगों के लिए हो गया जो मतलब आपसे पर्सनली कनेक्टेड है। हाँ, पर जैसे आम आप मान लो अभी यहाँ से ट्रैवल मैं कर रही हूँ, हाँ। या अच्छा हाँ ठीक है, उसको ऐसे बोल सकते हैं कि मैं अगर किसी बस में सफ़र कर रही हूँ और मेरे पास कोई लड़का बैठा हुआ है तो वो थोड़ा अपने उसका ध्यान रखे कि मैं टच ना हूँ, या सामने वाली लड़की को थोड़ा सेफ फील करवाऊँ, क्योंकि ना लड़की जानती कि वो कैसा है और ना लड़का जानता है कि वो लड़की मतलब कैसा फील कर रही होगी अभी। तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि क्योंकि इतने केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे भी घर में बहनें हैं, तो हमें उसको थोड़ा सेफ फील करवाना है। अगर आपको लग रहा है कि कोई लड़की रात में अकेली जा रही है या उसको मतलब थोड़ा हेल्प की ज़रूरत होती है तो उसको बोलो कि बहन घर कॉल करनी है, या मुझे बताओ अगर तुम्हें विश्वास है तो मैं छोड़ दूं क्या तुम्हें, या ये रास्ता सेफ़ नहीं है आपको मैं बता दूं। तो उसको थोड़ा सा फील करवाना है। वैसे तो लड़कियां विश्वास कर नहीं पाती इस केस में, लेकिन फिर भी आप जितना आपसे हो सके उतना आप हेल्प करने की कोशिश करो। थोड़ा सा मुझे लगता है कि, और कैसे कि अगर कोई आपको छेड़ रहा है या अन्य कोई लड़का छेड़ रहा है तो उसको थोड़ा सा, अगर आपके पास में कोई लड़का है तो वो ये सोचे कि उसकी हेल्प करो, क्योंकि आजकल कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। कैसे केसेस हो जाते हैं कि मतलब भरी दोपहरी में केस हो रहा है, दिन में क्योंकि कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाह रहा है। आप जिम्मेदारी लो, आपके सामने भी अगर ऐसा हो रहा है तो
आपके घर में भी बहन है, ये सोचकर कि मेरी बहन के साथ कल को ऐसा ना हो तो मैं इस बहन के साथ भी ऐसा नहीं होने दूंगा, ये विचार करके आप करो। दूसरा मेरे को लगता है इसमें एक माता पिता का बहुत बड़ा रोल है। एक मैं वीडियो देख रही थी जिसमें एक माता अपने बच्चे को सिखा रही है कि अगर कोई लड़की छोटी ड्रेस में भी है तो तुम किस नज़रिए से उसको देखोगे। तो वो कह रहा है कि वो किसी भी ड्रेस में हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो माँ सिखा रही है उसको धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप, कि तुम्हारी नज़र में खोट है, उसके कपड़ों में खोट नहीं है। माँ सिखा रही है कि अगर एक बच्ची ने मतलब उसके पीरियड्स आ गए हैं तो तुम कैसा बिहेव करोगे। तो उसने कहा कि मैं हंसूंगा नहीं, मैं उसकी हेल्प करूंगा जितनी मैं कर सकता हूँ। तो वो बचपन से अपने बच्चे को सिखा रही है। तो एक बहुत बड़ा रोल इसमें है कि एक माँ सिखाए एक लड़के को कि अगर एक लड़की इस स्थिति में है तो तुम क्या करोगे, और वो लड़का वैसा ही बिहेव करे। क्या आपको नहीं लगता कि भारत देश में हमारी पीढ़ी के साथ तो इतना नहीं है, पर हमारे माता पिता की जो पीढ़ी है उनमें अपने माँ बाप को आदर देना ही ये होता है कि आप उनसे बात नहीं करते हो? मैं तो नहीं हूँ, मतलब मेरी बहनों को मैंने देखा, मेरी जो सबसे बड़ी वाली बहन है, हम 3 बहनें, तो मेरी जो सबसे बड़ी वाली बहन है तो वो पिताजी से बहुत कम कांटेक्ट में रहती है, कि माता जी से सारा कुछ साझा करना, सब उनको बताना। और ये बचपन से दिखा, जैसे कि मम्मी आप बोल दो पापा को। हमने भी थोड़ा बहुत उनसे ये सीखा है। वैसे मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं तो बहुत पापा के क्लोज हूँ, लेकिन उनका ऐसा देखा हमेशा से ही। तो ये है, पर ये सम्मान के दृष्टि से आ जाता है, पर डर की अगर लोग बात ही नहीं करेंगे तो वो परवरिश वो कैसे पहुंचेगी? एक माता का ही है मेरे हिसाब से। तो माता से तो बात करते ही हैं, पिता से। ये मेरे हिसाब से, मैंने अपने घर में जो देखा, मैं तो उस हिसाब से बोल रही हूँ। हमारे घर में तो ये सम्मान की दृष्टि से आ जाता है, पर अगर बात ही नहीं करेंगे तो ये आपने बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन माता से तो बात कर ही रही है ना, पुत्री भी कर रहा है, पुत्र भी कर रहा है। हाँ मतलब, पर कुछ घरों में ऐसा हो जाता कि है माता से भी नहीं करते हैं। हाँ, जो लोग रेप कर सकते हैं वो अपनी माँ से कितने करीबी होंगे, मैं समझ नहीं सकता उस बात को। मैं एक बात बोल रही थी एक दिन कि माता का जो आंचल हुआ करता था पहले, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, कि बच्चे बाहर से खेल कूद कर आए, पसीने पहुँच लिए, मुँह धोया, माता के आंचल से पहुँच लिया, माता ने अपने आंचल में छुपाकर सुला दिया। कितनी इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। आजकल की माताओं के पास आंचल की थोड़ी सी कमी है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके कपड़ों पर मैं टिप्पणी करूँ, लेकिन कभी कभी अपने बच्चे को फील करवाओ उस आंचल का थोड़ा इंपॉर्टेंस, ताकि वो समझे कि ममता मतलब ये है ममता, तो उसका थोड़ा इंपॉर्टेंस फील करवाओ। तो आजकल बच्चों को इतना करीब भी नहीं रखना चाहिए कि बच्चे आपको दोस्त समझकर, ये बहुत, तो गैप ही नहीं रहा ना बिल्कुल ही। माता पिता का तो एक बहुत बड़ा रोल है यार। सम्मान, पहले कितना सम्मान आदर हुआ करता था, आपने कितना ठीक बोला है। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से जो आपने बात बोली है वो ये है कि माता पिता को इतना समय देना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रही, मैंने वो वीडियो देखी कि किस प्रकार से एक माता अपने बेटे को बातें समझा रही है, उससे पूछ रही है कि अब क्या करोगे, अब इस सिचुएशन में क्या करोगे। इसी प्रकार से आपको भी अपने बच्चे के साथ समय बिताना चाहिए, उससे पूछना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि किसी लड़की को तो तंग नहीं करते हो ना, अच्छा फ्रेंड कौन कौन है, अच्छा मोबाइल में क्या देख रहे हो। थोड़ा सा 18 साल से पहले तो चाहे वो बच्चा अच्छा फील करे या ना करे, उसका फ़ोन उठाओ और चेक करो उसने क्या भी सर्च करा है। आप रिलेशनशिप्स के बारे में क्या सोचते हो? लिव इन रिलेशनशिप है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, और कई बॉयफ्रेंड भी हैं, गर्लफ्रेंड भी हैं। इसका तो मैं बिल्कुल ही विरोध करती हूँ, क्योंकि मतलब मुझे नहीं पता, उसको तो मुझे नहीं पता, लड़का लड़की लड़का लड़का तो पता नहीं। हाँ, लेकिन प्रेम संबंध का आज के जीवन में बहुत बड़ा रोल है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जिस प्रकार से पहले अरेंज मैरिज हो जाती थी उसी प्रकार से आज भी हो, उसका तो मैं अब सच में विरोध में हूँ। क्योंकि मैंने अपने परिवार में भी देखा है कि अरेंज मैरिज तो आज के टाइम में सेफ़ ही नहीं है, कि मतलब कौन सामने वाला किस हिसाब का हो आप नहीं पता लगा सकते हो। आप कितना भी उससे पूछताछ कर लोगे, उसकी फैमिली को देख लोगे, कितना भी उसके आस पड़ोस में चले जाके, आप उसका नहीं पता लगा सकते हो वो इंसान कैसा है अरेंज मैरिज में। मैंने देखा हुआ है, मतलब सामने देखा हुआ है, मेरे परिवार में देखा हुआ है। तो आप अरेंज मैरिज में नहीं पता लगा सकते। वो तो एक आधी चीज घटनाएं हो सकती नहीं, एक आधी नहीं हो सकती। आज मुझे लगता नहीं है कि कौन ऐसा लड़का होगा जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं होगी, और कौन, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम। और फिर आप किसी ऐसे लड़के से अरेंज मैरिज मतलब आपने करी है अपनी लड़की की, जिसकी पहले कई सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, और आपने कर दी, उसको वो शौक लग चुका है कि मैंने देखा हुआ है। दीक्षांत जी, आप ऐसा नहीं बोल सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में प्रेम विवाह होना ज़रूरी है। और मैं ऐसा कह सकती हूँ कि हाँ, ऐसा इसमें एक चीज़ ये कर सकते हैं कि माता पिता ने
मैरिज जो अरेंज मैरिज कर दी है, और उसके बाद आप एक दूसरे को जानो, आप मिलो, आप बात करो, क्योंकि जब तक इंसान का पहले वाला टाइम नहीं है कि निभा लिया, कुछ भी हो बस निभाना है, यही धर्म है। अब कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, और कॉम्प्रोमाइज क्या, कॉम्प्रोमाइज तो छोड़ो, मतलब एक पॉइंट भी नहीं होता, एडजस्ट तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप एक दूसरे को जानो, आप एक दूसरे के साथ रह सकते हो, नहीं रह सकते हो, इसका पता लगाओ, उसके बाद ही शादी करो। अरेंज मैरिज करनी है करो, लेकिन टाइम दो, प्रेम डेवलप करो एक दूसरे के बीच में शादी से पहले, कि हाँ मतलब मुझे पसंद है, आपकी सब चीज़ मुझे पसंद है, मुझे मंजूर है, आप पढ़ना चाहती हो आप पढ़ो, आप जो भी करना चाहती हो। ये प्रेम तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक विचार कह सकते हैं, एक दूसरे के विचार मिलना, कि आपने एक दूसरे के विचार पहले मिला लिए। और प्रेम विवाह में ये बहुत हद तक होता है कि आप एक दूसरे के विचार जो है मिल चुके होते हैं। अब तो खैर मेरी एक राय है कि अब पहले शादियां हो जाती थी जब आप 18 साल के हो, 20 साल के हो, 22 साल, तब तक ज़्यादातर लोगों की शादियां हो जाती थी। पर अभी आम आदमी भी 25 साल, 27 साल, 30 साल तक भी पहुंच जाते हैं कि 30 साल की उम्र में शादी करा। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं 18 साल की उम्र से अकेला रहने लगा, मैं 30 साल की उम्र तक अकेला रहा। 31वीं साल में जब मेरे को 11 साल अकेले रहते हुए हो गए हैं, अगर मेरे साथ कोई आके रहेगा तो मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगा? और सेम ही जो मेरी पार्टनर होगी उसके साथ दिक्कत आएगी। तो मेरे को लगता है कि लेट शादी करना भी एक लड़ाइयों का और डिवोर्स का कारण हो सकता है। बहुत बड़ा कारण है, आपने बहुत ठीक बात बोली है। ये तो है कि पहले जब जल्दी शादियां हो जाया करती वो थी, साथ में जीना सीखते थे, तो हाँ, तो वो कहीं ऐसा नहीं रहता था कि इसने एक आध को ट्राई कर रखा होगा या इसने कर रखा होगा, जो लेम भाषा में बोलेंगे, तो वो ट्राई एंड टेस्ट वाला वो चला जाता था उसमें। तो वो जब शादी हो जाती थी तो एक साथ ही जीवन शुरू करते थे, वैवाहिक जीवन, पता था कि इसको क्या पसंद है, इसको। अब मैं उसके बाद ऑप्शंस भी नहीं बचते थे शायद, कि ऑप्शन मन में नहीं आते थे कि अब तो यही करना था, अब तो ये करना ही पड़ेगा, चलाना ही है, साथ चलना ही है, निभाना ही है करके जो विचार मन में आते थे, तो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ जाता। लड़ाई हो गई है तो चल कोई बात नहीं, मैं सॉल्व कर लेता हूँ, या उसकी गलती है तो कोई बात नहीं, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। पहले ऐसा था कि चलाना ही है, निभाना ही है, साथ चलना ही है, परिवारों का संबंध है दो। तो क्या वो सही था या फिर ये सही है? देखिए, अगर सही माने तो वही सही था, क्योंकि वो ज़माना भी सही था। अगर उस ज़माने में थोड़ा लेट भी शादी कर रहे होते तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि वो प्रॉब्लम्स आ रही होती, वो प्रॉब्लम्स तब भी नहीं आती, क्योंकि वो टाइम ही उस प्रकार का था। देखिए, सारी जो बात है वो ये है कि आप कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, आप कितना एडजस्ट कर सकते हो। रिलेशनशिप का नाम ही कॉम्प्रोमाइज़ करना है? नहीं, लेकिन परिवार को चलाना है तो एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज तो करने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलेगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये तो बहुत सपने जैसी चीज़ है कि फिल्मों में जैसा दिखाया जा रहा है सेम वैसी ही लाइफ आपकी चलेगी। एक तो इतना पागल कर रखा है इन फिल्मों ने, बॉलीवुड और टीवी टेलीविजन्स ने इतना पागल कर रखा है कि लड़कियां जो वहाँ से सीखती हैं उनकी आशाएं इतनी बढ़ जाती हैं, उनकी मानसिकता उस प्रकार की बन जाती है कि कोई मुझे मिलेगा एकदम राजकुमार और मैं रहूंगी रानी की तरह। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। लाइफ है, रियल लाइफ है, उतार चढ़ाव तो आएंगे, एडजस्ट तो कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े या आपको सिर्फ एडजस्ट करना पड़े, नहीं, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट करना ही पड़ेगा। लाइफ ऐसे ही नहीं चलती है। क्या अब आप अपने माता पिता के साथ कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट नहीं करते हो? करते हैं ना, लेकिन एक आशा बन जाना कि नहीं मैं तो रानी की तरह ही रहूंगी, नहीं तो नहीं रहूंगी, अब तो डिवोर्स ही चाहिए क्योंकि अब तो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया इस बात पर, अब मैं नहीं रह सकती। नहीं, कभी कभी तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि आपके विचार किस प्रकार के बन जाते हैं, कि आपको चाहिए क्या, मतलब मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सॉरी। क्या आपने लव मैरिज के लिए किसी को ढूंढ लिया है? नहीं, अभी नहीं ढूंढा है। ढूंढने की कोशिश में? नहीं, ढूंढने की भी नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है कि कैसा व्यक्ति? जिम्मेदार व्यक्ति हो, जो उतना ही इज्जत जितना अपने माता पिता से करता हो उतना ही मेरे माता पिता से भी करे, जो जितना अपनी एजुकेशन को अच्छा समझता है उतना मेरी को भी समझे, जितना अपने काम को इम्पोर्टेंस देता है उतना मेरे काम को भी इम्पोर्टेंस दे। बराबरी हो। बराबरी तो हर चीज़ में नहीं हो सकती है, क्योंकि जब ईश्वर ने ही हमें भेद करके भेजा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्योंकि मैं भी खाना बनाऊँ इसलिए वो भी खाना बनाए, क्योंकि मैं भी झाड़ू पोछा करूँ तो वो भी झाड़ू पोछा, ऐसा नहीं कह रही हूँ।
क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्त्री जब एक भोजन बनाती है तो उसमें ममता का भाव होता है, कि मतलब एक प्रेम का भाव होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है एक नारी के पास बच्चा हो ना हो, लेकिन उसमें ममता का भाव तो होता ही है हमेशा। जब भी वो अपने किसी पुरुष को भी देखती है, अपने पिता को, अपने भाई को, वो ममता के भाव से ही उसके लिए काम करती है। तो मुझे ऐसा लगता है जब एक माता खाना बनाती है तो अलग बात होती है, और जब एक पुरुष खाना बनाता है तो थोड़ी सी अलग बात होती है। स्वाद वो ज्यादा हो सकता है पर ममता उसमें ज्यादा है। हाँ, तो एक भाव होता है माता के खाना बनाने में। जब माता घर को समेटती है तो मतलब उसमें अलग बात होती है। जब एक पिता या एक पुरुष करता है तो उसको लगता है काम खत्म करना है। तो घर को घर बनाए रखना एक नारी का काम है, मतलब परिवार बनाना, घर बनाना, ये इस तरीके इक्वालिटी चाहिए, लेकिन उन चीज़ों में चाहिए जिसको आज डाउन कर दिया गया है। जो पहले तो इक्वल थी ही, कभी पहले इक्वालिटी का भाव ही नहीं था, वो था ही, नॉर्मल था, लेकिन अब बीच में वो ख़त्म हो चुका है। अभी ऐसा होता है कि अगर एक मान लीजिए कहीं पे एक जो स्त्री है घर में, वो थोड़ी सी ऊंची पोस्ट पर है और पुरुष थोड़ा सा कम, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हाँ, उनको लगता है कि मतलब ये मेरे से ऊपर है, मतलब ये मेरे से ज्यादा पैसा कमा रही है। पर ये शायद उल्टा भी हो सकता है ना। हाँ, ये मेरे से ऊपर है तो मतलब वो अपनी वाइफ से जल रहा है, ठीक है। हाँ, पर मैं इससे नीचे हूँ, इसका मतलब वो खुद पे उसको शर्म आ रही है कि उनको प्रोवाइड करना मेरा काम था। हाँ, ये तो मेरा काम था कि ये तो घर रहे और घर ना रहे, पर कहीं ना कहीं बस मुझसे कम, मैं इसका घर चलाऊं, मैं इसको कुछ ना कुछ दूं लाकर, मेरे पैसों से ये खरीदे। पर उसमें क्या गलत है? अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार को मैं चलाऊं, तो उसमें गलत क्या है? कैसी बात करें, एक महिला भी तो ये विचार कर सकती है कि मेरे घर को मैं भी चलाऊं। आज का समय भी चलाऊं, पर डिपेंडेंट किस चीज पे होना चाहिए? तो पुरुष क्यों चाहता है कि एक महिला सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड रहे? नहीं, वैसे डिपेंडेंट नहीं रहे। हाँ। पर जैसे हम चाहते हैं कि हमें प्यार से खाना मिले, हाँ। तो वैसे ही जैसे उनको हाँ। खाने में उनका अलग ही प्यार दिखेगा, हाँ। वैसे पुरुष की कमाई में अलग ही वो दिखेगा ना। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ। अच्छा, इसको ऐसे लेते हैं कि देखो, हो भी सकता है कि पहले एक ऐसा भाव आना कि, मेरे को लगता है कि अगर आप उनसे चिढ़ रहे हो कि वो मेरे से ज्यादा कमा रही है तो वो गलत है। हाँ। पर अगर आपको ये लग रहा है कि ये मेरी जिम्मेवारी थी और मैं अच्छे से पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो सही है ना। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिम्मेवारी क्या होती है। एक परिवार को चलाना और साथ मिलकर हम लोग चला रहे हैं, ये आपको लिए नॉर्मल नहीं है क्या? कि ये सिर्फ ये नॉर्मल है कि सिर्फ मैं कमाऊं और मैं अपने परिवार को चलाऊं? ये क्यों नहीं भाव है कि हम कमाएं? क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि सिर्फ एक जना कमाएगा और परिवार को चलाएगा तो नहीं चल सकता। और दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे शहरों में तो बिल्कुल नहीं चल सकता है, एक महिला को काम करना ही पड़ेगा। तो ये भाव क्यों नहीं है कि हम कमाएं और हम परिवार को चलाएं? मतलब खुशी से रहो ना कि वो भी कमा रही है, मैं भी कमा रहा हूँ, हमारी एक जगह कमाई आ रही है, फिर उस कमाई से हम अपने बच्चे को पढ़ाएं, अपना घर बनाएं। ये क्यों नहीं भाव? ये आप, मेरे को लगता है ये तो नहीं आना चाहिए कि मैं कमाऊं और मैं घर चलाऊं। मैं बस जानना चाहता था कि अगर ये सोच है तो भी क्या है। पर मैं समझ गया आपकी बात, और बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। धन्यवाद। बहुत ज़रूरी है हमारा जानना कि कैसे हम हमारे आसपास की महिलाओं को सेफ महसूस करा सकते हैं, कैसे उनका ध्यान रख सकते हैं, कैसे रिलेशनशिप्स के बारे में हमने जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। मेरे चैनल का नाम है दीक्षांत पिलानिया। सब्सक्राइब, लाइक और दीक्षांत पिलानिया जी के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें इस वीडियो के नीचे। और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो टाइम स्टैम्प भी डाल दें। हाँ, जो पार्ट आपको अच्छा लगा हो वो आप बताइएगा ज़रूर। और आपके और फसैप की टी शर्ट पहने, और फसैप की टी शर्ट पहने। मैंने एक बार स्टोरी भी डाली थी उसकी, और वो टी शर्ट का सच में कपड़ा बहुत अच्छा है। मैंने आपके पीछे से भी तारीफ ही कर दी थी। वैसे सच में आप एक बार लेने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।